ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि लो वोल्टेज के एसी को हाई वोल्टेज के एसी में कन्वर्ट कर सकता है और हाई वोल्टेज के एसी को लो वोल्टेज के एसी में कन्वर्ट कर सकता है। हमारे घर में जो स्टेबलाइजर लगा हुआ होता है उसमें भी ट्रांसफार्मर रहता है। हम जो मोबाइल चार्ज करने के लिए चार्जर यूज करते हैं उसमें भी ट्रांसफार्मर होता है। हाँ, साथ ही साथ उन सारे इक्विपमेंट्स में और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि मोबाइल चार्जर में एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए भी कंपोनेंट्स होते हैं। तो वो मुद्दा नहीं है हमारा मुद्दा है ट्रांसफार्मर, जो कि एसी के वोल्टेज को चेंज कर सकता है। ये हाई से लो कर सकता है वोल्टेज को और लो से हाई कर सकता है वोल्टेज को। जो ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज के एसी को हाई वोल्टेज के एसी में कन्वर्ट करता है उसे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। वो वोल्टेज को बढ़ा रहा है, इसीलिए वो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। उसी तरह से अगर कोई ट्रांसफार्मर एसी के वोल्टेज को घटाए तो हम उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। यहां ध्यान रखिए, ट्रांसफार्मर इसका जो मैकेनिज्म है ये सिर्फ ऑल्टरनेटिंग करंट पे ही काम करता है, डायरेक्ट करंट पे काम नहीं करता है। अब आगे समझ जाएंगे कि क्यों ये डीसी पे काम नहीं करता है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर के बेसिक मैकेनिज्म पे बात करेंगे, उसके पीछे का जो मैथमेटिक्स है, उसके पीछे का जो फिजिक्स है उस पे हम बात करेंगे, और साथ ही साथ कुछ और भी मुद्दों को हम छूते हुए आगे बढ़ेंगे। वो ये है कि आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है, चलिए कोर के बारे में हम आगे बात करेंगे कि ये जो कोर होता है ये लैमिनेटेड क्यों होता है, और फिर उससे आगे हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी, क्या ये 100% एफिशिएंट हो सकता है, अर्थात हम जितना एनर्जी इसे देंगे क्या आउटपुट में ये उतना ही एनर्जी हमें दे सकता है। वैसे प्रैक्टिकली तो कोई भी इक्विपमेंट इस दुनिया में 100% एफिशिएंट नहीं होता है, तो ट्रांसफार्मर भी नहीं होता है 100% एफिशिएंट। अब इसका जो एफिशिएंसी है ये 100% नहीं है, मतलब एनर्जी लॉस होता है ट्रांसफार्मर में। आप किसी भी तरह का ट्रांसफार्मर ले लीजिए, उसमें एनर्जी लॉस होना ही है। मुझे तो कहना चाहिए आप किसी भी तरह का इक्विपमेंट ले लीजिए, चाहे वो मैकेनिकल हो चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, कुछ भी इक्विपमेंट आप ले लीजिए, एनर्जी लॉस होना ही है। कोई भी सिस्टम हो उस सिस्टम से एनर्जी का लॉस होगा ही, अनलेस कि वो कोई क्वांटम सिस्टम ना हो। वो माइक्रोस्कोपिक लेवल में सिस्टम में एनर्जी लॉस नहीं होता है, 100% एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन मैक्रोस्कोपिक लेवल में, बड़े लेवल में एनर्जी लॉस होना ही है। सो ट्रांसफार्मर में भी एनर्जी लॉस होता है। उसके पीछे कितने कारण हैं, क्या क्या है, इन पे भी हम चर्चा करेंगे। तो हमारा सबसे पहला मुद्दा जो है वो है ट्रांसफार्मर किस तरह से काम करता है। उससे पहले देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर किस तरह से बना हुआ होता है, इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो हम पहले देखेंगे। तो ट्रांसफार्मर बनने के लिए सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए एक सॉफ्ट आयरन कोर। तो ये हो गया सॉफ्ट आयरन कोर। ये नॉर्मली आयरन का बना हुआ होता है, बेसिकली इसे बना होना चाहिए कोई भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्यों होगा, इस वीडियो को देखते रहें, आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि ये जो सब्सटेंस होता है ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्यों होता है। तो सबसे पहले हमें चाहिए आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर, और ये जो सॉफ्ट आयरन कोर होगा, जैसे कि हमने बात किया, ये सिर्फ आयरन का ही हो इसका कोई मतलब नहीं है, ये कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से बना हुआ होगा। और ये जो आयरन कोर होता है ये लैमिनेटेड आयरन कोर होता है। सो ये सॉफ्ट आयरन कोर होता है लैमिनेटेड। आप पूछेंगे क्यों, तो वीडियो को देखते रहे, सब कुछ क्लियर होगा। सो ये लैमिनेटेड आयरन कोर होता है। इसके एक तरफ हम कॉइल वाइंड करते हैं और उससे ऑल्टरनेटिंग करंट पास करवाते हैं, और दूसरे तरफ भी कॉइल वाइंड करके रखते हैं। तो ये देखें, येलो कॉइल और ये ब्लू कॉइल। यहां पर चलिए हम मान लेते हैं कि ये जो येलो कॉइल है ये इनपुट है, अर्थात इससे हम एसी सप्लाई दे रहे हैं, हम प्रोवाइड कर रहे हैं बाहर से इसे एसी का सप्लाई।
सो फॉर इंस्टेंट मान ले यहां से जो करंट का फ्लो हो रहा है ये है I इस पॉइंट ऑफ टाइम में, तो यही करंट वापस यहां से आ जाएगा और यह है AC का सोर्स, तो हम इसे इंडिकेट कर देते हैं कि ये AC का सोर्स है। सो ये AC के सोर्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसे स्थिति में दूसरे साइड का जो कॉइल है इससे भी हमें कुछ करंट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल ये कुछ करंट इस वायर में भी फ्लो करेगा, ये होगा आउटपुट करंट। सो इसे हमने नाम दे दिया IS। S क्यों, इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। सो IS आउटपुट करंट। सो हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस दिखेगा। सो इन दोनों एंड्स के बीच दिखेगा हमें पोटेंशियल डिफरेंस, एक वोल्टेज जो कि AC होगा, एक वो भी देख लेंगे AC क्यों होगा। सो इस तरह के केसेस में अगर हमारा इनपुट वोल्टेज EP हो और आउटपुट वोल्टेज अगर ES हो तो हम कह सकते हैं कि EP डिवाइडेड बाय ES इज इक्वल टू इसका जो नंबर ऑफ टर्न्स है, जो सोर्स है, जिस कॉइल से हम सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ये जो इनपुट कॉइल है इस पे नंबर ऑफ टर्न्स हमने मान लिया कि ये है NP और ये जो आउटपुट कॉइल है इस पे नंबर ऑफ टर्न्स है NS। यहां मैं आपको बता दूं ये जो इनपुट कॉइल होता है अर्थात वो कॉइल जिससे कि हम AC का इनपुट देते हैं बाहर से, उसे कहा जाता है प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल, इसीलिए हमने यहां पर P अपेंड किया है। और जहां से हमें आउटपुट मिलता है जिस कॉइल से, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। सो सेकेंडरी कॉइल। सो यहां पर हम कह सकते हैं कि प्राइमरी कॉइल से जो करंट पास कर रहा है वो है IP, इंस्टैंटेनियस करंट जो पास कर रहा है वो है IP, और उसी तरह से सेकेंडरी कॉइल से जो इंस्टैंटेनियस करंट पास कर रहा है वो है IS। और जो सोर्स है अर्थात जो इनपुट AC है उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है EP, और हमें जो आउटपुट में AC मिल रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट मिल रहा है, उसका वोल्टेज है ES। तो EP डिवाइडेड बाय ES ये बराबर होता है NP डिवाइडेड बाय NS के। इसका मतलब कि अगर मान ले ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है इस केस में प्राइमरी कॉइल में, फॉर एग्जांपल ये नंबर ऑफ टर्न्स मान ले कि ये है 7, और ये जो आउटपुट कॉइल है इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है फॉर एग्जांपल ये अगर 9 है, सो मान ले हम जो AC प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें इंस्टैंटेनियस वोल्टेज अभी है मान ले कि 70 वोल्ट का, तो हमें जो आउटपुट मिलेगा उसमें अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में जो इंस्टैंटेनियस वोल्टेज होगा वो होगा 90 वोल्ट का। इन दोनों वोल्टेज को इसी रेशियो में रहना है जिस रेशियो में कॉइल्स का, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स है। सो अगर हम सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स को काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं तो हमें जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो उतना ही ज्यादा होगा, और अगर हम सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स को काफी घटा देते हैं, हम जितना घटाएंगे आउटपुट वोल्टेज उतना घटते जाएगा। सो इस फॉर्मूले से हम कह सकते हैं कि अगर सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल से ज्यादा हो तो हमें आउटपुट वोल्टेज जो मिलेगा वो ज्यादा होगा, और इस तरह के ट्रांसफार्मर को हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। उसी तरह से सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स अगर प्राइमरी कॉइल से कम हुआ तो फिर हमें आउटपुट वोल्टेज कम मिलेगा, और उस तरह के ट्रांसफार्मर को हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो यह है बेसिक फॉर्मूला जिसमें कि ट्रांसफार्मर काम करता है। अब हमें देखना यह है कि इसके पीछे का फिजिक्स और इसके पीछे का मैथमेटिक्स क्या है। हम डिराइव करेंगे इस फॉर्मूला को, ये जो यहां पर हमने ये फॉर्मूला लिखा है इसे हम डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं फिजिक्स में
कि क्यों हमें आउटपुट कॉइल में हमें एसी मिलता है। हमें पता है कि अगर किसी कॉइल से करंट फ्लो करता है तो वो कॉइल एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है और उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलते हैं। तो अगर इस प्राइमरी कॉइल से हम करंट पास करें कुछ, तो अगर हम ऊपर से देखेंगे हमें दिखेगा करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। इस पॉइंट ऑफ टाइम में देखें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो करंट यहां से आगे बढ़ते हुए यहां से वापस आते हुए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो इस केस में, इस तरह के सिचुएशन में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। ये कॉइल से बाहर निकलेगा इधर से और यहां कॉइल पे अंदर चला जाएगा। तो ये फील्ड लाइंस आगे बढ़ते हुए, यही फील्ड लाइंस आगे बढ़ते हुए ये इस सेकेंडरी कॉइल को पास करेगा। थियोरेटिकली हम ये मानते हैं कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस आयरन कोर को छोड़ के बाहर नहीं निकलेगा, पर प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। ये एक रीजन है कि ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी 100% क्यों नहीं है। पर सबसे पहले थियोरेटिकल व्यू ले लेते हैं। हम ये मान के चलेंगे कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस आयरन कोर को छोड़ के बाहर नहीं निकलेगा। तो जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस प्राइमरी कॉइल से क्रिएट हो रहा है उतने ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सेकेंडरी कॉइल से पास करेगा। प्राइमरी कॉइल से निकलेगा और सेकेंडरी कॉइल होते हुए पास करेगा वो। तो यहां देखें, हमें पता है कि फ्लक्स, एसोसिएटेड फ्लक्स, उसके मैथमेटिकल फॉर्मूले पर ना जाए, उसका जो लेमन तरीका है समझने का वो देखें कि फ्लक्स एक सरफेस एरिया से एसोसिएटेड, इसे हम मान सकते हैं कि जितना ज्यादा फील्ड लाइंस उस सरफेस एरिया को क्रॉस करेगा उसका फ्लक्स उतना होगा। दैट मीन फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट सरफेस एरिया। तो यहां पर किसी एक टर्न को अगर हम कंसीडर करते हैं, इस कॉइल में मान ले हम सिर्फ एक टर्न को कंसीडर करते हैं, तो इस एक टर्न में या एक टर्न से जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे, इस सेकेंडरी कॉइल में देखें यहां भी जो एक टर्न हम कंसीडर कर सकते हैं उससे भी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होना ही है, क्योंकि जितना भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्राइमरी कॉइल में बन रहे हैं उसे तो क्रॉस करना ही है, उसे तो आगे बढ़ना ही है। और हमें पता है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वो कंटिन्यूअस कर्व्स होते हैं, सो इसे आगे बढ़ते हुए वापस उसी पॉइंट में आके मिलना है। और हम ये मान रहे हैं थियोरेटिकली कि कोई भी फील्ड लाइंस इस आयरन कोर को छोड़ के बाहर नहीं निकलेगा। सो कोई भी फील्ड लाइन जो कि प्राइमरी कॉइल में बन रहा है उसे सेकेंडरी कॉइल को क्रॉस करना ही है। तो फिर अगर एक एक टर्न को कंसीडर करें, यहां पर जो एक टर्न बन रहा है प्राइमरी कॉइल में और यहां सेकेंडरी कॉइल में जो एक टर्न बन रहा है, उन दोनों का फ्लक्स तो बराबर होगा, क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू द सरफेस ये तो दोनों में बराबर है। तो फिर एक टर्न के लिए, हर एक टर्न के लिए, चाहे वो प्राइमरी कॉइल का एक टर्न हो चाहे वो सेकेंडरी कॉइल का एक टर्न हो, दोनों के लिए फ्लक्स बराबर। अब देखें, दोनों के लिए जब फ्लक्स बराबर है तो फिर टोटल फ्लक्स की अगर हम बात करें, टोटल फ्लक्स प्राइमरी कॉइल में टोटल फ्लक्स और सेकेंडरी कॉइल में टोटल फ्लक्स। सो प्राइमरी कॉइल का टोटल फ्लक्स मान ले ये है phi p और सेकेंडरी कॉइल का टोटल फ्लक्स जो है ये है phi s। तो हमने ये देखा था कि एक एक टर्न के लिए फ्लक्स बराबर होगा, लेकिन प्राइमरी कॉइल का जो टोटल फ्लक्स होगा वो तो एक टर्न का फ्लक्स इनटू नंबर ऑफ टर्न्स होगा, क्योंकि जितना नंबर ऑफ टर्न्स है उतना ही वर्चुअल सरफेसेस हमें मिलेंगे यहां पर। सो जितना टर्न उतना वर्चुअल सरफेसेस, और हर एक सरफेस में अगर बराबर फ्लक्स हो तो फिर
प्राइमरी कॉइल में जो टोटल फ्लक्स होगा वो प्रोपोर्शनल होगा NP के, और सेकेंडरी कॉइल में जो टोटल फ्लक्स होगा वो प्रोपोर्शनल होगा NS के। तो ये जो टोटल फ्लक्स का रेशियो होगा इन दोनों का, ये बराबर होगा NP/NS के। तो फिर इससे आगे हम कह सकते हैं कि phi p टोटल फ्लक्स इन प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू NP डिवाइडेड बाय NS इंटू phi s। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस इक्वेशन के दोनों साइड को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में। सो डिफरेंशिएटिंग with respect to time, सो मैं यहां t लिख रहा हूं। तो हमें क्या मिलेगा, देखें, हमें मिलेगा d dt ऑफ phi p इज इक्वल टू d dt ऑफ NP डिवाइडेड बाय NS इंटू phi s। यहां पर ये NP और NS ये दोनों कांस्टेंट टर्म्स हैं, ये टाइम इंडिपेंडेंट है, और हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हम डिफरेंशिएशन के बाहर ले जा सकते हैं। तो फिर यही इक्वेशन बन जाएगा, इससे आगे ये बन जाएगा d dt ऑफ phi p इज इक्वल टू NP डिवाइडेड बाय NS इंटू d dt ऑफ phi s। अब देखिए, ये जो टर्म है ये, और ये जो टर्म है ये, अगर आप फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सोचे तो आप पाएंगे ये टर्म किसी तरह से एसोसिएटेड हो जाएगा इनपुट वोल्टेज के साथ, और ये टर्म एसोसिएटेड हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज के साथ। एक बार देख लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो फ्रॉम फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम कह सकते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ या ईएमएफ दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ d dt ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। सो ये जो फ्लक्स है ये प्राइमरी कॉइल में बना हुआ फ्लक्स है, और ये जो फ्लक्स है ये सेकेंडरी कॉइल में बना हुआ फ्लक्स है। तो अगर इस इक्वेशन के दोनों साइड में हम -1 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा नेगेटिव ऑफ दिस टर्म, और यहां भी हम अपेंड करेंगे माइनस साइन, नेगेटिव साइन। सो इस नेगेटिव साइन को अगर इस टर्म के साथ हम एसोसिएट कर दे तो हमें मिलेगा आउटपुट वोल्टेज या आउटपुट ईएमएफ। तो फिर इससे आगे हम कह सकते हैं कि ये टर्म ये है प्राइमरी वोल्टेज। सो EP दैट इज इक्वल टू, ये जो टर्म है इसे लिखे, सो NP डिवाइडेड बाय NS, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, इनटू नेगेटिव ऑफ दिस टर्म जो कि होगा ES के बराबर, सो इनटू ES। इससे आगे अगर आप बढ़े तो आप पाएंगे ये बराबर होगा EP डिवाइडेड बाय ES इज इक्वल टू NP डिवाइडेड बाय NS। सो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन कि जो इनपुट वोल्टेज होगा और जो आउटपुट वोल्टेज होगा उनका जो रेशियो है ये बराबर होगा प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स और सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स के रेशियो के। अब देखिए, शुरू में ही हमने बात किया था कि सॉफ्ट आयरन कोर जो है वो लैमिनेटेड होता है। वो लैमिनेटेड क्यों होता है, ये लैमिनेटेड क्यों होता है? देखिए, जब इससे ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा प्राइमरी कॉइल से तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से क्रॉस करेंगे। तो अगर आप इस आयरन कोर के किसी भी एक रीजन में क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर करते हैं, यहां मैंने कंसीडर कर लिया कुछ ऐसा एक क्रॉस सेक्शनल एरिया जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अभी क्रॉस कर रहे हैं, यहां से कुछ इस तरह से क्रॉस कर रहे हैं।
तो चूंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रहे हैं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है प्राइमरी कॉइल से, उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, वो वैरिंग होगा। क्योंकि ये जो सोर्स है, यहां जो करंट फ्लो कर रहा है इस कॉइल से, इस करंट का मैग्नीट्यूड ही चेंज हो रहा है। तो करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो फिर उस करंट के कारण बने हुए जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका भी मैग्नीट्यूड चेंज होगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड है। और हमें पता है जब वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है और हम कोई एरिया कंसीडर करते हैं या कोई सरफेस कंसीडर करते हैं, उस सरफेस के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रहे हैं वो अगर वैरी करता है तो उस सरफेस के जो बाउंड्री है, जो कर्व उस सरफेस को बाउंड कर रहा है, उस कर्व से करंट का फ्लो होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लो करता है। शर्त यही है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होते रहना चाहिए। सो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो ये जो जितने भी वर्चुअल सरफेस पॉसिबल है इस ट्रांसफार्मर के, इस आयरन कोर के हर एक रीजन में, वहां से करंट का फ्लो होगा कुछ इस तरह से। इस तरह के करंट को हम कहते हैं एडी करंट। तो जब एडी करंट फ्लो करेगा तो ये जो आयरन कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर है, वो अपने ही रेजिस्टेंस के कारण और इस करंट के कारण वो गर्म होगा, वो हीट डिसिपेट करेगा। सो यहां से हीट का डिसिपेशन होगा, तो ये गर्म हो जाएगा। जब ये गर्म हो जाएगा तो जो ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी कॉइल है, इन कॉइल्स का जो इंसुलेशन है वो इंसुलेशन पिघल जाएगा। और इसका इंसुलेशन पिघल जाए तो ये जो कॉइल है इसमें शॉर्ट सर्किट होगा। तो इससे बचने के लिए ये जो आयरन कोर होता है इसे लैमिनेट किया जाता है ताकि ये गर्म ना हो जाए, या फिर गर्म हो भी जाए तो फिर इन कॉइल्स का जो इंसुलेशन है उसे न पिघला दे। तो इसीलिए आयरन कोर जो होता है वो लैमिनेटेड होता है। अब हम बात करेंगे कुछ फैक्टर्स जिसके कारण कि ट्रांसफार्मर का जो एफिशिएंसी है वो 100% नहीं होता है। तो इसके 5 कारणों पे हम चर्चा करेंगे। पहला, कि हमें पता है कि अगर किसी भी तरह के वायर से करंट का फ्लो हो तो वो हीट डिसिपेट करता है, रीजन होता है उसका जो रेजिस्टेंस है वो। सो ये जो दो कॉइल्स है, प्राइमरी कॉइल और ये सेकेंडरी कॉइल, इनका तो रेजिस्टेंस है और इनसे करंट का फ्लो हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हीट लॉस होगा ड्यू टू डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। सो ये प्राइमरी कॉइल कुछ एनर्जी डिसिपेट करेगा, हीट एनर्जी, और सेकेंडरी कॉइल भी हीट एनर्जी डिसिपेट करेगा। सो रीजन है करंट प्लस रेजिस्टेंस of primary coil and secondary coil। तो ये हो गया पहला रीजन। हीट डिसिपेट करेगा मतलब एनर्जी का लॉस हुआ। अब एनर्जी का लॉस जो हो रहा कहां से हो रहा, हम कुछ एनर्जी इसे दे रहे हैं इस सिस्टम को, ये सिस्टम कुछ एनर्जी हमें वापस दे रहा। बीच में अगर हीट एनर्जी इवॉल्व करता है तो ये लॉस कहां से हो रहा, हम जो दे रहे हैं, मान ले कि हमने 50 जूल दिया इसे एनर्जी, और बीच में हीट एनर्जी के तौर पे इसने डिसिपेट कर दिया 5 जूल, तो क्या हमें आउटपुट में 50 जूल मिलेंगे? असंभव है। तो हमें आउटपुट में 45 जूल मिलेगा। तो हीट एनर्जी या कोई भी एनर्जी, किसी भी तरह का एनर्जी अगर लॉस हो रहा है तो हमारा एफिशिएंसी घट रहा है। तो ये एक रीजन हो गया, पहला रीजन कि इसका एफिशिएंसी 100% क्यों नहीं है। अब इसके दूसरे रीजन पे बात करते हैं। दूसरा रीजन ये है, कुछ देर पहले हमने बात किया था कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगे या मैग्नेटिक फील्ड बनेगा अंदर जो कि वैरिंग नेचर का होगा, इसके कारण यहां पर फ्लो करेगा, इसके सरफेस पे, आयरन कोर के सरफेस पे फ्लो करेगा एडी करंट। तो वो भी तो एक करंट ही है,
और यहां आयरन कोर का एक रेजिस्टेंस होगा, उस रेजिस्टेंस से अगर एडी करंट फ्लो करे तो फिर हीट एनर्जी इवॉल्व करेगा ये। सो ये आयरन कोर भी डिसिपेट करेगा हीट एनर्जी। सो ये जो सेकेंड रीजन है ये है एडी करंट प्लस रेजिस्टेंस। किसका रेजिस्टेंस? आयरन कोर का। अब तीसरा रीजन देखते हैं। हमने शुरू में बात किया था कि थियोरेटिकली हम ये मानते हैं जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनते हैं वो सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस आयरन कोर के अंदर ही रहता है, इससे बाहर नहीं जा पाता है। तो ये तो थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस आयरन कोर को छोड़ के बाहर चला जाता है। तो जो आयरन कोर को छोड़ के चला गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उसे बनाने में जो एनर्जी लगा वो एनर्जी या फिर उस एनर्जी को हम यहां यूज नहीं कर पा रहे क्योंकि वो वापस सेकेंडरी कॉइल से पास नहीं कर रहा है, तो यहां पर एनर्जी लॉस हो रहा है। इसे हम कहते हैं फ्लक्स लीकेज। क्योंकि जितना फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में बनना चाहिए था उतना नहीं बना, क्योंकि कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लीक करके बाहर चला गया, तो फिर सेकेंडरी कॉइल में बनने वाला जो फ्लक्स था वो लीक कर गया। सो इसीलिए हम इसे कहते हैं फ्लक्स लीकेज। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे। देखिए ये है आयरन कोर या फिर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ ये कोर जो है। तो इसके अंदर डोमेन्स होते हैं, छोटे छोटे मैग्नेटिक यूनिट्स होते हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ एक ग्रुप में मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रहे हैं या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, कभी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में तो कभी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनेगा, क्योंकि जो सोर्स है वो तो एसी है, ऑल्टरनेटिंग करंट है। उसमें करंट का डायरेक्शन अगर चेंज होगा तो फिर बने हुए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का भी डायरेक्शन चेंज होगा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो जितने डोमेन्स हैं सारे डोमेन्स कोशिश करेंगे अपने आप को उस डायरेक्शन में अलाइन करने का। सो डोमेन कोशिश कर रहे हैं अपने आप को इस डायरेक्शन में अलाइन करने का। सो मैक्सिमम पॉसिबल अलाइनमेंट हमें दिखेगा उस डायरेक्शन में। अब कुछ देर बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इस डायरेक्शन में हो गया, ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब डोमेन क्या करेंगे? डोमेन अपने आप को उस डायरेक्शन में ओरिएंट करेंगे। सो डोमेन अब हो गए इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड। तो बीच में क्या हो रहा देखिए, बीच में डोमेन्स अपने आप को रोटेट कर रहे हैं। जो ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो रोटेटेड हो रहा है। जब ये रोटेटेड हो रहा है तो इसके बगल वाले जो डोमेन है उसके साथ इसका फ्रिक्शन होगा। सो ड्यू टू दैट फ्रिक्शन बहुत सारा एनर्जी लॉस्ट हो जाएगा। इसे हम कहते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। अब आते हैं अगले रीजन पे। तो जब ट्रांसफार्मर से एसी पास किया जाता है, प्राइमरी कॉइल से एसी और सेकेंडरी कॉइल में क्रिएट होता है जो एसी इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण, उन एसीज के कारण अंदर जो बहुत सारे चीजें होते हैं जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का बनना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन चेंज होना, तो इनके कारण जो होता है, जो इसका कोर होता है, ये कोर वाइब्रेट करने लगता है और इसमें एक हमिंग साउंड क्रिएट होता है। तो ड्यू टू दैट वाइब्रेशन और ड्यू टू जनरेशन ऑफ साउंड ये कुछ एनर्जी लूज करता है। तो इस तरह के जो एनर्जी लॉस होता है इसे हम कहते हैं हमिंग लॉस। तो ये हो गया हमिंग लॉस। तो ये वो फैक्टर्स हैं, 5 फैक्टर्स हैं जिसके कारण हमें ट्रांसफार्मर से 100% एफिशिएंसी नहीं मिलता है। हमने इस वीडियो के शुरुआत में यह सुना था कि जो ट्रांसफार्मर होता है
वो ऑल्टरनेटिंग करंट पे काम करता है, वो डीसी पे काम नहीं करता है। अर्थात सोर्स अगर डीसी हो तो ये आउटपुट नहीं देगा, कुछ भी आउटपुट। सेकेंडरी कॉइल जो है उससे हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई भी करंट नहीं मिलेगा। इसके पीछे का रीजन ये है कि इस सेकेंडरी कॉइल में जो करंट बन रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का जो रीजन है वो है इसके साथ एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, उस मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना। जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स वैरी नहीं करेगा तब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ बन नहीं सकता है, और ये तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ही है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स जब तक वैरी नहीं करेगा तब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट नहीं होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स तब तक वैरी नहीं करेगा जब तक कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ वैरी ना करे, और मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ तभी वैरी करेगा जब ये जो इनपुट करंट है, ये इनपुट करंट अपना मैग्नीट्यूड चेंज करे। सो डीसी अगर होता तो करंट कांस्टेंट होता, करंट कांस्टेंट होता तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनता इस कोर के अंदर वो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का होता, तो फिर यहां जो एसोसिएटेड फ्लक्स होते इस सेकेंडरी कॉइल के साथ, वो फ्लक्स जो होता वो कांस्टेंट होता, वो चेंज नहीं करता, और अगर वो चेंज नहीं करता तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट नहीं करता, क्योंकि फैराडेज लॉ से हमें पता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ तभी क्रिएट होगा जब एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स वैरी करे, और इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टाइम रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। सो यही रीजन है कि ट्रांसफॉर्मर डीसी पे काम नहीं करता है, ट्रांसफॉर्मर सिर्फ एसी पे काम करता है। और ऑल्टरनेटिंग करंट का यही फीचर हमारे लिए सबसे बड़ा देन है। इसी के कारण हम ट्रांसफॉर्मर बना पाए हैं, इसी के कारण हम हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर पाते हैं, लो को हाई में कन्वर्ट कर पाते हैं, और तरह तरह के अप्लायंसेस हम ट्रांसफॉर्मर के थ्रू चला पाते हैं।